हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव और आप देख रहे हैं लॉ न्यूज़। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग लॉ न्यूज़ पर अटेंड करने वाले हैं एपीओ एग्जाम का सिलेबस एविडेंस एक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि एपीओ के एग्जाम में एविडेंस एक्ट जवाब से पूछेगा। एपीओ एक्ट आपके लिए सिर्फ इसलिए कंपलसरी नहीं है कि वह आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, या एविडेंस एक्ट इसलिए आवश्यक है कि उसमें से कितने आएंगे। आपका जो लीगल लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज के आरपीओ एग्जाम में राजस्थान का जो एपीओ का एग्जाम आया है, वहां का कम से कम आपका ला से 300 क्वेश्चन बनेंगे। ला से कितने बनेंगे? 300 क्वेश्चन। और उसी में से आपका एविडेंस एक्ट और आपका आईपीसी, सीआरपीसी, हमने आईपीसी कवर कर रखा है अपने वीडियो में, वहां जाकर के आप उसे अटेंड कर सकते हैं। और सीआरपीसी का जल्दी हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। इन तीनों से आपका कम से कम 150 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, हर एक से 50-50 क्वेश्चंस। तो बेटा बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं अपना एविडेंस एक्ट। और हाँ, एक चीज और जान लीजिए, आप सब लोगों को कंफ्यूजन लगता होगा कि भाई एपीओ का जो सिलेबस है वो ओल्ड से आने वाला है कि न्यू से आने वाला है। तो आज हम दोनों को कंपेरिजन करते हुए चलेंगे, क्योंकि दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग कुछ नहीं है, ओनली द चेंजिंग ऑफ द सिर्फ टाइटल, मीन्स उसके टाइटल नेम पर जो है बस वही चेंजिंग है और कोई चेंजिंग नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब लोग आज प्रारंभ करते हैं अपना एविडेंस एक्ट। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो जल्द लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे 1 के तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। आज हम सब पढ़ने वाले हैं एविडेंस एक्ट। और ये एविडेंस एक्ट क्या होगा? मॉडर्न का होगा, 2023। इसको हम कंपेयर करते हुए चलेंगे अपने ओल्ड एविडेंस एक्ट से, ठीक है। देखिए बेटा, एविडेंस एक्ट 2023 जो है, इसका करंट में आपका नाम पूछ सकता है कि इसका करंट में नाम क्या है, मतलब व्हाट इज द करंट नेम ऑफ एविडेंस एक्ट। तो यहाँ आप सीधे से बताइएगा कि एविडेंस एक्ट को हम इन शॉर्टली क्या कहते हैं। सेकेंड नेम उसका पड़ा है क्या है? भारतीय साक्ष्य बिल। मतलब एविडेंस का टाइटल नेम क्या हो गया है? भारतीय साक्ष्य बिल 2023, और इसी को हिंदी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी कहा जाता है, 2023। और यह जो पारित किया गया, यह पारित किया गया था बिल नंबर 175 के अकॉर्डिंग, ठीक है। 2023 को 12 दिसंबर के करीब, मतलब 12 दिसंबर के करीब इसे इंप्लीमेंट में लाया गया। जो ये चीज बेटा आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, यह इनेक्ट किया गया बाय द पार्लियामेंट इन 74th ईयर्स। मतलब क्या हुआ, यह जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, यह कब आया? यह आया, इनेक्ट हुआ, इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। कब हुआ था? 74th, मतलब 74वें ईयर ऑफ रिपब्लिक डे, ईयर ऑफ रिपब्लिक डे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो ईयर ऑफ रिपब्लिक डे था उसी दिन क्या किया गया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 74वें के दिन पे हमारा एविडेंस एक्ट प्रारंभ किया गया। आप इसे नोट्स बनाते हुए चले गए, आपका प्री और मेंस दोनों के तहत है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वाला है आपके लिए, जो प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए बहुत ही कंपलसरी है। तो इतना समझ में आया कि आपका भारतीय साक्ष्य बिल 2023 लॉन्च किया गया 2023 में। बिल नंबर 175 था और 2023 में लॉन्च किया गया, और एक इसके द्वारा इलेक्ट किया गया बाय द पार्लियामेंट। और कब लॉन्च किया गया? 74th ईयर्स ऑफ रिपब्लिक डे, मतलब गणतंत्र दिवस के 74वें अवसर पे। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं पार्ट के बारे में, अर्थात एविडेंस एक्ट के पार्ट नंबर 1, सेक्शन नंबर 1। इसका पार्ट फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं एविडेंस एक्ट का। पार्ट फर्स्ट बात करता है प्रिलिमिनरी के बारे में। पार्ट 1, चैप्टर 1 किसके बारे में बात करता है? प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी के बारे में इसे बोला गया कि जो इसका आर्टिकल फर्स्ट है, मतलब
पार्ट 1 चैप्टर 1 का जो आर्टिकल फर्स्ट है वो बात करता है आपका मे बी कॉल्ड भारतीय सर्च अधिनियम। मतलब इसका इन टाइटल बताया है, क्या बताया है? इन टाइटल नेम। इन टाइटल नेम क्या बताया बता? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इतना समझ में आया? इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और यह क्या है? इट इज अप्लाइज टू ऑल जुडिशरी प्रोसीडिंग्स इन द बिफोर एनी कोर्ट्स। मतलब यह क्या होगा? यह अप्लाइड होगा। कहाँ अप्लाइड होगा? ऑल जुडिशरी कोर्ट। ठीक है, कहाँ अप्लाई होगा? ऑल जुडिशरी कोर्ट में अप्लाई होगा। किसके साथ? नॉट एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू द एनी कोर्ट्स और ऑफिसर्स नॉर द प्रोसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेशंस। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये अप्लाइड होगा एनी जुडिशरी, ऑल जुडिशरी। अगर आर्टिकल सेकंड की बात करें, इसके सेक्शन सेकंड की बात करें, तो उसमें कहा गया है कि इन दिस अधिनियम, इस अधिनियम में अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब इस अधिनियम में आपका अदर रिक्वायर्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे अदर्स रिक्वायर्स चीजें हैं जो आपके इस अधिनियम में जोड़े जाएंगे, अदर रिक्वायर्ड थिंग्स। ठीक है, कौन कौन सी वो थिंग्स हैं इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। अदर रिक्वायर्ड थिंग्स क्या क्या है? सबसे पहला बोला गया इसमें ए में कोर्ट। मतलब अदर रिक्वायर्ड थिंग्स में क्या है? सबसे फर्स्ट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कोर्ट की। कोर्ट होता क्या है या कोर्ट शब्द है क्या? तो इसमें बोला गया फर्स्ट में कि कोर्ट क्या है? इंक्लूड ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट। मतलब आपके जितने भी जजेज हैं, इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट। मतलब आपके जितने भी जजेज हैं वो सब, और जितने भी आपके मजिस्ट्रेट हैं वो सब। ठीक है, एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेशंस। मतलब ऑल पर्सन्स होंगे किसके? आर्बिट्रेशन के। ऑल पर्सन ऑफ आर्बिट्रेशंस क्या होंगे बेटा? लीगली ऑथोराइज होंगे टू टेक एविडेंस के लिए। क्या होंगे? लीगली ऑथोराइज होंगे टू टेक एविडेंस। मतलब कोर्ट के बारे में यह बोला गया कि कोर्ट के जितने भी जजेज हैं, जितने मजिस्ट्रेट हैं, सब क्या करेंगे? इन सब के जो भी आर्बिट्रेशन है सभी क्या होंगे? लीगली ऑथोराइज किए जाएंगे किसी भी एविडेंस को मांगने के लिए या कलेक्ट करने के लिए। तो ये फर्स्ट सेशन समझ में आया। इसका बी में देखिए, बी में बात किया गया है कि कंक्लूसिव प्रूफ्स। कंक्लूसिव प्रूफ्स के बारे में कि कौन कौन से प्रूफ्स होंगे जो आपके कंक्लूसिव प्रूफ्स कहलाएंगे। साबित प्रूफ। इसमें होता क्या है? इसमें सीधा सा बोला गया है कि कोई भी फैक्ट, ठीक है, जो डिक्लेयर करता है इस अधिनियम के तहत वो कंक्लूसिव प्रूफ के अंतर्गत आएंगे। मतलब कोई भी फैक्ट हो गया, ठीक है, वो क्या करे? किसी बात को डिक्लेयर करे। ठीक है, डिक्लेयर करे तो इस अवस्था में कंक्लूसिव प्रूफ वो कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोर्ट जो है उसे कंक्लूसिव प्रूफ घोषित कर देता है और उसकी रिकॉर्डिंग एनी प्रूफ्स एनी अदर प्रूफ्स एंड शैल नॉट एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्प्रूविंग इट। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि उस प्रूफ को कोर्ट के द्वारा कंक्लूसिव अगर घोषित कर दिया गया तो उस फैक्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसे कोई भी नॉट डिक्लेयर नहीं कर सकता। मतलब एक बार जैसे कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये चीज सही है तो उसे कभी भी डिस्प्रूविंग नहीं किया जा सकता, उसे हटा नहीं सकते। सी है डिस्प्रूविंग। अभी हमने पढ़ा ना कि डिस्प्रूविंग होता क्या है उसके बारे में समझिए। जो डिस्प्रूविंग होता है बेटा, ये कंसंट्रेट करता है मैटर्स को बिफोर इट टू द कोर्ट आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट टू कंसीडर ऑन इट एनी एक्सटेंस so probably that the providence may or to under the circumstances of the particular cases of the fact upon the suppositions। कहने का मतलब यह है कि जो कोर्ट है, ठीक है, यदि कोर्ट कहे कि भाई आपने जो बात बोली है, ठीक है, वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ, अभी तक क्या नहीं हुआ है? प्रूव नहीं हुआ है, तो इस अवस्था में आप जो एविडेंस कलेक्ट करके लाओगे, चाहे आपका पेन ड्राइव हो, चाहे आपका सीडी हो, डीवीडी हो, कैसेट हो, चाहे आपका प्राइमरी एविडेंस हो या सबऑर्डिनेट एविडेंस हो,
सेकेंडरी एविडेंस हो, वो सभी आपके कलेक्ट करने के बाद जब आप कोर्ट में दिखाओगे तब वो कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना जाएगा। अदरवाइज कोर्ट यह मानेगी कि भाई आपने उसे अभी तक प्रूव नहीं किया और वो डिसप्रूव है, और आपको चांसेस पर चांसेस मिलते हैं, तारीख पर तारीख मिलती है कि आप उसे प्रूव करिए। तो इतना समझ बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सी हो गया। डी में आपका बात किया गया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके सेक्शन डी में बात किया गया है डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होंगे इसके बारे में। तो डी किसके बारे में बात करता है बेटा? डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स, तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, वो एक्सप्रेस करते हैं किसी भी बात को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं कि जैसे कि रिकॉर्ड्स आपका सब्सटेंस है या असब्सटेंस है, या आपका प्रूव है या अनप्रूव्ड है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो डॉक्यूमेंट है आपका वो आपका रिटन हो सकता है, ओरली हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, और अदर हो सकते हैं। ठीक है, अदर मतलब जैसे आपके स्टोर करके रखते हैं किसी चीज को, ठीक है। अदर मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी चीज को स्टोर करके रखते हैं तो वो क्या होगा? अदर होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी के ऊपर कोई केस हो गया, तो केस होने पर हम क्या करते हैं, अगर आपके पास रिटन एविडेंस होता है तो आप रिटन एविडेंस लेकर जाते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं। अगर आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है तो भाई मौखली, अगर किसी के सामने कोई झगड़ा हो गया तो संस्था में क्या करता है, सभी लोग अपने ओरली तरीके से अपने अपने एक्सप्रेस करते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, जैसे मान लीजिए आज के समय में सीडी डीवीडी कैसेट वगैरह ये सब फैला हुआ है ना, तो सीडी डीवीडी कैसेट के माध्यम से लोग क्या करते हैं, उसे पिक्चर शूट कर लेते हैं, और शूट करके क्या करते हैं, टू सेंड द पुलिस ऑफिसर्स और अदर पर्सन्स हु बिलोंग टू द योर केसेस। और लास्ट में या अदर डॉक्यूमेंट्स में आपका सबऑर्डिनेट हो सकता है, उसकी कॉपी बनाकर रख सकते हैं, या उसकी कॉपी आपको ट्रांसफर की जा सकती है फॉर द जजमेंट। तो ये चीज समझ में आई डॉक्यूमेंट्स। अगला इसमें कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं। इलिस्ट्रेशंस क्या क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे इस डॉक्यूमेंट्स में। आपके का इसमें क्या है, इलिस्ट्रेशंस। इसको अच्छे समझ लेना कि इलिस्ट्रेशन क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि आपका अ रिटन इज ए डॉक्यूमेंट्स, मतलब आप यदि कोई रिटन चीज रखोगे तो वो भी क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है, इलिस्ट्रेशन में बोला गया कि डॉक्यूमेंट में क्या होगा, कोई भी लिखित चीज है वो भी डॉक्यूमेंट है। सेकंड में बोला गया कि वर्ड्स प्रिंटेड, ठीक है, किसी प्रकार से आप किसी चीज को प्रिंट करते हो, मतलब कोई अक्षर है, वर्ड्स है, उससे आप क्या किए हो, प्रिंटेड किए हो या फोटोग्राफ किए हो, ठीक है, वो भी क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट होगा। थर्ड नंबर बोलता है कि अ मैप और द प्लान, किसी प्रकार का आपका कोई मैप है और एनी प्लान है किसी चीज को लेकर, तो वो भी क्या होगा बेटा, डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर बात करता है इंक्रिप्शंस टू द मटेरियल प्लेट्स और स्टोन्स इज डॉक्यूमेंट्स, मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि अपने चीजों को प्लेट्स और स्टोन पे लेकर रखते हैं, वो भी क्या होगा, इज अ डॉक्यूमेंट होगी। फिफ्थ नंबर बात किया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्विस, लॉग्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी क्या होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। मतलब कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, चाहे आपका ईमेल हो, मैसेज हो, वॉइस रिकॉर्ड हो और अदर थिंग हो, वो सभी क्या होंगे, वो सभी आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंतर्गत आएंगे। तो जरा एक बार फिर समझ लीजिए डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है। डॉक्यूमेंट्स में आपका रिटन हो सकता है, ओरली हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है और अदर्स हो सकते हैं। इसमें आपका स्पष्ट करने के लिए बोला गया है कि कोई भी रिटन चीज है और वो
हमेशा क्या होगी, डॉक्यूमेंट होगी। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ राइट करके दिया कि भाई आज आपको ये करके आना है, तो आप कहोगे कि नहीं 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 आपने सर बोला ही नहीं था, तो उस अवस्था में क्या होगा, मैं आपको रिटन दिखाऊंगा। देखो देखो मैंने लिखा है ना, यहाँ देखो इस पेज पर लिखा है ना ऐसे, तो वो क्या होगा, वो रिटन होगा। अगला है वर्ड प्रिंटेड फोटोग्राफी। जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों को क्या होता है कि होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क नहीं करते, तो होमवर्क ना करने पर क्या करते हैं, टीचर्स उसके पिक्चर निकाल लेते हैं और पिक्चर को क्या करते हैं, पेरेंट्स को सेंड कर देते हैं, देखिए भाई मेरे पास पिक्चर है, मैंने उसे होमवर्क दिया था। तो भी क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। अगला है मैप और एनी प्लान। जैसे आप कोई भी प्लान बनाते हो कि भाई मैं आज यहाँ घूमने जाऊंगा, तो घूमने जाने का जो प्लान है, जो सोचना है, वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट्स है। अगला प्लेट स्टोन एंड डॉक्यूमेंट्स। ये प्लेट स्टोन एंड डॉक्यूमेंट आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। प्लेट स्टोन आपका रिलेटेड है जैसे कि अशोक के समय से। अशोक ने क्या किया था, अपने ढेर सारे रूल्स को लिखवाया, ठीक है, और उसे लिखवा कर क्या किया, जगह जगह उसे सेंड कर दिया लोगों के पास, ताकि वो लोगों के पास जाए और उसे अच्छे से देखें, और देख करके लोग समझें कि वास्तव में राजा का क्या क्या रूल्स है और वो कैसे पालन करेंगे। अगला है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आपका ईमेल, मैसेज, वॉइस रिकॉर्ड और अदर थिंग्स भी आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको ईमेल करता है, बाय द ईमेल कोई भी कंपनी हो, तो वो क्या है, वो ईमेल डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। तो जैसे आप किसी को धमकी दे रहे हो बाय द फोन, तो वो क्या करता है, आपकी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है फॉर द नेग्लिजेंस, तो उसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होगा। तो डॉक्यूमेंट समझ में आएगा। इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट बराबर लेते रहिए ताकि आप अच्छे समझ सकें और आप उसको अपने नोट्स में अवश्य ही लिखें। डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं एविडेंस। नेक्स्ट है आपका एविडेंस, डी के बाद ई, एविडेंस, एविडेंस। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो क्या कहते हैं, यू हैव एनी एविडेंस अबाउट टू मी, यू आर ब्लेमिंग मी, मतलब आप मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जो आप साबित कर सको कि भाई मैं गलती था। तो इस अवस्था में क्या करते हैं लोग, एविडेंस दिखाते हैं। एविडेंस क्या होता है, कभी कभी बहुत से लोग अच्छे से एविडेंस में आपकी फोटो ले लेते हैं या आपका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ऐसे बहुत सी चीजें कर लेते हैं जो आपकी एविडेंस बन जाती है। तो एविडेंस में सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग गिवन बाय द इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कोई भी यदि इलेक्ट्रॉनिक चीज है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली थिंग्स, ये क्या है, एविडेंस है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स होगा वो क्या होगा बेटा, आपका एविडेंस के इंक्लूडिंग आएगा, चाहे आपका विटनेसेस हो या आपके स्टेटमेंट हो, ठीक है, चाहे आपका ओरली स्टेटमेंट ही क्यों ना हो। ओरली स्टेटमेंट होगा तो भी वो क्या कहलाएगा, आपका एविडेंस कहलाएगा। सेकंड बात किया गया है कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मतलब सेकंड में क्या बोला गया, बी में ऑल डॉक्यूमेंट्स आर एविडेंस। कहने का मतलब इतना है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स के पार्ट्स हैं, जैसे हमने डॉक्यूमेंट देखा ना, जो डॉक्यूमेंट क्या था, रिटन था, वर्ड था, मैप था, प्लेट एंड स्टोन थे और इलेक्ट्रॉनिक्स थे, ये सभी जो भी हैं सभी डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, एविडेंस होंगे। समझ में आया। थर्ड है, सॉरी अगला है फैक्ट। फैक्ट के बारे में बात करता है एफ नंबर, किसके बारे में बात करता है, फैक्ट। ये फैक्ट है क्या, फैक्ट का मतलब होता है एनी स्टेट और अदर थिंग्स रिलेटेड टू द थिंग्स कैपेबल टू बीइंग परसीव्ड बाय द सेंस। मतलब कहीं भी आप किसी प्रकार के कोई सेंस और स्टेटमेंट करते हो, ठीक है, तो वहां क्या होगा बेटा, हमेशा फैक्ट होगा। मतलब आप कहीं भी आप अगर क्या करो, किसी भी प्रकार से यदि आप सेंस लगाओ और स्टेटमेंट दो, तो हमेशा क्या होगा, वहां फैक्ट नीड करेगा, ठीक है। और इसमें फैक्ट में कुछ आपके इलस्ट्रेशंस हैं, कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया कि देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड ऑफ सर्टेन ऑर्डर टू द सर्टेन प्लेसेस इज अ फैक्ट। मतलब जैसे कोई ऑर्डर होगी, ठीक है, जैसे कोई एक ऑर्डर होगी, पहले बोला गया कि जैसे मैंने आदेश दिया कि भाई तुम लोग होमवर्क करो, होमवर्क करो, क्या करो, होमवर्क करो। तो इस अवस्था में मेरा जो ऑर्डर है वो कब तक पालन होगा, जब तक आप हमारे क्लास में बने रहोगे तभी तक वो पालन होगा। अगर आप मेरे क्लास से बाहर चले गए तो क्या हुआ, वो ऑर्डर डिसऑबे हो गया। तो ये चीज कहा गया है वन में, मतलब टाइम टू टाइम एनी पर्सन कैन चेंज
दियर सर्कमस्टेंसेज ऑफ सर्टेन प्लेसेस, सर्टेन टाइम, सर्टेन वर्क, सर्टेन मैनर। ठीक है। सेकंड में बोला गया है कि अ पर्सन हियर्स और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट। सेकंड में क्या बोला गया कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ हियर कर रहा है या देख रहा है, ठीक है, वो सब क्या है, आपका फैक्ट है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि भाई मुकेश जो था वो किसी बगल वाले घर को जला रहा था, तो इस अवस्था में जो घर को जला रहा था बेटा ना, तो जलाना क्या है, आपने देखा ना, तो फैक्ट है। जैसे मान लीजिए कि आपने सुना कि भाई मुकेश कह रहा था कि मैं आज उसका घर जलाऊंगा, तो जलाने की बात कहना और उसके बाद आपका हियरिंग करना, दोनों क्या है, फैक्ट है। तो आपको कभी कभी सुने होंगे कि भाई सामने वाला बोल रहा था कि मैं उसे मारूंगा, और मार किसी और ने दिया, और उसको क्या करी, पुलिस पकड़कर ले गई। तो पुलिस पकड़कर क्यों ले गई, क्योंकि वो एक प्रकार का फैक्ट एविडेंस है, क्योंकि उसने दूसरे के माध्यम से इस चीज को करते हुए सुना था। इस कारण से वो नेग्लिजेंस के इंक्लूडिंग आएगी। तो फैक्ट समझ में आया। थर्ड है आप लोगों का अ पर्सन सेड द सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट। अभी हमने बताया ना कि कोई भी व्यक्ति यदि कुछ भी सर्टेन वर्ड बोलता है, सर्टेन वर्ड्स बोलता है, तो वो भी क्या होगा, फैक्ट होगा। मतलब उस चीज से संबंधित यदि कोई बात बोली जाए तो वो भी क्या होगी, फैक्ट होगी। इतना समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, फिर आगे चले हम लोग। चलिए आगे चले। अगला है आपका फैक्ट इन इशू। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, फैक्ट देखा ना। अब हम लोग देखेंगे फैक्ट इन इशू कि फैक्ट इन इशू क्या है या किस तरीके से वो वर्क करता है। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्ट होते हैं जो इशू बनाते हैं किसी भी वर्ड को लेकर के। सबसे पहली फैक्ट, इसमें आपका इलस्ट्रेशन के तहत समझेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए व्यक्ति है, ठीक है, यह कार्ड है, यह एक्यूज करता है बी का, मतलब बी का मर्डर करने का प्रयास करता है। मतलब ए क्या करता है, बी को मारने का प्रयास करता है, मर्डर का प्रयास करता है। ठीक है, जरा एग्जांपल तक समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो फैक्ट इनिशियल क्या है कि ए बी को मारने का प्रयास करता है। तो इसमें क्या क्या फैक्ट बन रहे हैं इसको समझिए। पहला फैक्ट बन सकता है कि ए कॉल्ड बीच डेथ। मतलब ए ने बी को मारने का प्रयास किया होगा ना, फैक्ट बन रहा है कि नहीं, कि ए काज हो सकता है बी के मर्डर का, क्योंकि दोनों का दुश्मनी था भाई, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा फैक्ट क्या बन सकता है, जिसे हम दफा कहते हैं, दफा। दूसरा फैक्ट क्या बन सकता है, ए की इंटेंडेड टू काज बी डेथ। मतलब ए का इंटेंशन था बी को जान से मारने का। मतलब ए का इंटेंशन क्या था, बी को जान से मारने का। जैसे मान लो दो पर्सन हो गए, दोनों के बीच झगड़ा हुआ, तो झगड़े में क्या कहते हैं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो यदि इस अवस्था में वो मर जाता है तो क्या लगता है, फैक्ट लगता है कि हो सकता है भाई इसने बोला था ना, अभी हमने पढ़ा ना सेकंड में हियरिंग सा, तो उसमें क्या होता है, कोई भी सुने या देखे रहे तो भी उसमें क्या लगेगा, फैक्ट लगेगा। थर्ड नंबर, थर्ड में क्या बेटा, अ हैड ए हैड रिसीव्ड ग्रेव और सडन प्रोवोकेशंस फ्रॉम बी। मतलब ए को रिसीव हुआ क्या, ग्रेव, गुस्सा आया, और उसके कारण क्या किया, बीच मर्डर कर दिया, बीच का डेथ कर दिया। और कोई भी वर्क होता है जो कालिज बने किसी भी दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाने का, वो आपका फोर्थ है। मतलब ए wants to harm of B। मतलब ए पहले से चाहता था कि बी की क्या हो, हार्म हो, कठिनाई हो, उसे परेशान किया जाए, उसे मारा जाए, या उसे किस तरीके से धरती से हटा दिया जाए। तो ये सब क्या बने बेटा, फैक्ट इन इशू। मतलब ये सारे मेजर कारण बनते हैं आपके फैक्ट होने का और फैक्ट को इंक्लूड करने का। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्या था, ये आपका था जी नंबर, फैक्ट इन इशू।
स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। चलिए आगे चलें। फैक्टराइजेशन के बाद आपके अलग अलग थिंग्स हैं, उसको हम बस शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं। एच नंबर का है आपका, एच नंबर बात किया गया है प्रिसियम के बारे में। प्रिसियम, प्रिसियम में क्या होता है कि जैसे कोर्ट आपका प्रिसियम करता है फैक्ट को रिकॉर्डिंग लेकर के, तो वो फैक्ट इज प्रूव करेगा और नहीं करेगा तब तक उसे क्या माना जाएगा, डिस्प्रूव्ड माना जाएगा, उसी को प्रिसियम कहा जाता है। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि फैक्ट रिकॉर्डिंग जो हमने फैक्ट पढ़ा अभी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, अरेस्ट करने के बाद उसे कोर्ट में सबमिट किया गया, तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई अभी तक ये फैक्ट ही रह गया है और वो प्रूव नहीं हुआ, तो जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, आपका फैक्ट होगा और इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, पर्सन कहलाएगी। इतना समझ में आया। नेक्स्ट है आपका court shall pursue a fact it such regarded such as the proves unless or until is the disproved। मतलब यह सिद्ध न हो पाया कि यह जो अरेस्ट हुआ है यह राइट है और रॉन्ग, यही आपका होता है पर्स्यूम में, पर्स्यूम और पर्स्यूम, ठीक है, दोनों एक ही मतलब है। आगे हम लोग देखें रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। तो फर्स्ट पार्ट समझ में आया आप लोगों को, हाँ या ना, जल्दी से मैसेज करिए सभी लोग कमेंट में थम्स अप करिए, थम्स अप भेजिए, थम्स अप भेजिए, में समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और अच्छे समझ में आ रहा है। अगर और अच्छे एक्सप्लेन करना है तो जल्द मैसेज करिए और बताइए हमें कि किस तरीके से हम और अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट रिलेवेंसी। रिलेवेंसी क्या होता है, रिलेवेंसी के फैक्ट्स क्या हैं, या रिलेवेंसी किस तरीके से अलॉट की जाती है किसी भी स्टेट वगैरह में। ओनली रिलेवेंसी आज हम लोग कंट्रोल अटेंड करेंगे, ठीक है, जो आपके 40 सेशन तक है। तो चलिए शुरू करें रिलेवेंसी। रिलेवेंसी में कुछ होता नहीं है बेटा, आपका फैक्ट से ही आपका रिलेवेंसी बनता है, ठीक है। रिलेवेंसी मतलब होता है संबंध होना या प्रासंगिक होना। जैसे मैंने बताया ना कि ए क्या कर रहा है, ए आपका मर्डर कर रहा है किसका, बी का, तो ए का बी से क्या करेंगे हम, रिलेवेंट निकालेंगे, रिलेवेंसी निकालेंगे, तो यही आपका रिलेवेंसी। रिलेवेंसी आपका किसमें है, पार्ट सेकंड चैप्टर सेकंड, पार्ट सेकंड चैप्टर सेकंड, ये किसके बारे में बात करता है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। मतलब कौन कौन से रिलेवेंसी हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिस कारण से उसने मारने का प्रयास किया, या प्रासंगिक कर सकते हैं या कारण कर सकते हैं या सुसंगत कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हमने ए का बी से कारण देखा, रिलेवेंसी देखा कि ए का रिलेवेंसी बी के लिए क्या था, तो बी के लिए रिलेवेंसी था कि उसकी डेथ को लेकर के, तो वो किसी न किसी तरीके से बी को क्या करेगा, मारने का प्रयास करेगा, वो फैक्टिंग इशू ही है, फैक्टिंग काज ही है, ठीक है। यही आपका रिलेवेंसी है जिसे हम फैक्ट भी कह सकते हैं। तो रिलेवेंसी में आपको इतना इलस्ट्रेशन पे ध्यान रखना है कि ए का कार्य था बी को मारना, ए का कार्य था, ए का इंटेंशन था कि वो बी को हानि पहुंचाए, और सी ए का कार्य था कि वह ग्रेव प्राप्त किया बी से और बी को मार दिया, ए चाहता था कि वह बी को नुकसान करे। तो इस तरीके से रिलेवेंसी आपका बनता है, प्रसंग होता है या जुड़ना होता है, वो सभी किसके इंक्लूडिंग आते हैं, आपके रिलेवेंसी के इंक्लूडिंग आते हैं। इतना समझ में आया बेटा। आगे देख लें हम लोग कि क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स क्या होते हैं, तो कौन कौन से रिलेवेंसी होते हैं जो आपके बहुत ही क्लोज होते हैं टू द क्राइम। सबसे पहला रिलेवेंसी बात करता है सेक्शन 4, ये आर्टिकल सेक्शन 3 में, ठीक है, सेक्शन 3 में था रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। फोर्थ बात करता है कि आपके रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, ठीक है, फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शंस। ये क्या है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, सिर्फ क्या है, फॉर्मिंग पार्ट्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। जैसे हमने देखा ना कि आपका ट्रांजैक्शन सेम ट्रांजैक्शन क्या था, सिर्फ ए का ट्रांजैक्शन क्या था कि बी को डेथ करना, रिलेवेट करना, या बी को प्रासंगिक था सिर्फ उसे मारना। तो इस अवस्था में ए का जो फॉर्मिंग ट्रांजैक्शन क्या था, सेम ट्रांजैक्शन सिर्फ बी को मारना।
या इसी में कहें कि ए बी सी 3% थे, ए और बी दोनों चाहते थे किसी की सॉरी ए और सी दोनों चाहते थे कि बी की मृत्यु हो जाए। तो इस अवस्था में दोनों की क्या थी, सेम लायबिलिटी थी ना, तो इन दोनों का भी फैक्ट बन सकता है बाय द थर्ड सेक्शन रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ बात करता है कि रिलेवेंसी ऑफ जो फैक्ट्स होंगे, ठीक है, वो आपके ओकेजन हो सकते हैं, काज हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं, और इफेक्ट इन द इशू रिलेवेंस फैक्ट्स हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका यह रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट कैसा हो सकता है, ओकेजन हो सकते हैं, मतलब किसी ओकेजन किसी आपके कारण हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा ओकेजन था भाई कि जो ए था उसने देखा कि बी जो है वो उसके बार बार धमकी दे रहा है या उसे बार बार जेल करने का प्रयास कर रहा है, तो इस प्रोसीडिंग में वो क्या करेगा, सीधे से बी को हार्म पहुंचाने का प्रयास करेगा। ये ओकेजन हो गया। ठीक है, कभी कभी उसे उत्तेजना करना या परेशान करना। और उसके बाद ओकेजन के बाद आपका है सेकंड नंबर इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स या काजेज, मतलब कुछ ऐसे कारण बने जो उसे मारने का कारण बने, और इफेक्ट ऑफ फैक्ट हो। ठीक है, 6 नंबर बात करता है कि मोटिव होना, प्रिपरेशन होना, एंड प्रोवियस होना, एंड सब्स्टिट्यूट और कंडक्ट करना। कहने का मतलब है कि कोई भी वर्क आप करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, मोटिव होगे, उत्तेजना लाओगे अपने अंदर, फिर क्या करोगे, उसके बाद प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे कि हम कैसे मारी होगी, कैसे भी काट डाली, बताओ कैसे काट डाली, प्रिपरेशन करना, तैयारी करना किसी चीज को लेकर के। तो मोटिव आपका पहले होगा कि भाई मुझे इंटेंशन होना चाहिए किसी वर्क को करने के लिए, तो इंटेंशन होगा, क्या इंटेंशन होगा, उसे मारें। उसका जब उसका इंटेंशन बन गया तो वो प्रिपरेशन करेगा भाई कैसे मारे, हाउ कैन वी किल इट, या हम उसे कैसे मार सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, प्रिपरेशन के बाद हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन के बाद हम सीधे से आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्लान के ऊपर। जो आपका नेक्स्ट प्लान होगा सब्सिक्वेंस, सब्सिक्वेंस मतलब पूरी तरीके से तैयार हो जाना, या जिसे हम प्रीवियस और प्रिवेंट भी कहते हैं, प्रिवेंट करना, और लास्ट में कंडक्ट करना, अर्थात फुलफिलमेंट, कंप्लीटेड, मार डाला गया, बहुत मजा आया। तो ये सब क्या है, ये सब आपके कंडक्ट हैं आपके किसी भी कॉलेज ऑफ एविडेंस के या कॉलेज ऑफ क्राइम। सेकंड नंबर बात करता है आपका कोई भी फैक्ट नेसेसरी एक्सप्लेन करता है, इंट्रोड्यूस करता है फैक्ट इन इशू को लेकर, तो रिलेवेंट फैक्ट होते हैं। मतलब यदि किसी प्रकार का आपका नेसेसरी फैक्ट क्या करे, एक्सप्लेन करे, मतलब कोई फैक्ट है और वो क्या करे, नेसेसरी तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन करे, तो क्या होगा, वो आपका कहलाएगा फैक्ट इन इशू, फैक्ट इन इशू, जो हमने अभी भी देखा कि फैक्ट इन इशू क्या था। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग देखें सेक्शन 8। सेक्शन 8 में बात किया गया है कि किसी भी रेफरेंस और कॉमन डिजाइन को लेकर के, जैसे कि आपका कॉमन डिजाइन है कि भाई दो लोग उससे मारना चाहते हैं, ठीक है, कॉमन डिजाइन। 9 नंबर व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंस बिकम्स रिलेवेंस। कहने का मतलब है कि जब कोई भी आपका किसी भी प्रकार का कोई भी एविडेंस मौजूद ना हो और रिलेवेंस और रिलेवेंसी हो, मतलब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंसी निकले, रिलेवेंसी शो हो, संबंधित शो हो, तो वहां क्या होगा, 9 सेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए ए बी और सी, ए और बी दोनों मित्र थे, इन दोनों का चार्ज था कि एक बार सी से झगड़ा हुआ, सी से झगड़ा होने के बाद दोनों लोगों ने क्या सोचा, भाई इसे किसी ना किसी तरीके से तो मारना है, और बाय द केस इसका जैसे घर में सोया था और इसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, फैक्ट बनेंगे दोनों के बीच, और जब दोनों के बीच फैक्ट बनेंगे तो फैक्ट में क्या होगा, सी की मृत्यु भाई तभी पता चल पाएगी जब उसकी मेडिकल होगी, और मेडिकल के बाद पता चला कि सिर्फ और सिर्फ क्या था,
उसने जहर खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो जहर खा कर जब इसकी मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात है यहाँ दोनों में क्या बना, सिर्फ रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट और रिलेवेंसी होते होते लास्ट में दोनों बरी हो गए और सी की डेथ हो गई। 10 नंबर, fact tends to the enables courts of the determinants immune to relevance of the site of for the damage। मतलब रिलेवेंस ऐसी चीजों के लिए जो डैमेज करे, मतलब रिलेवेंसी किसकी हो, डैमेज की। अब जरा इसे ध्यान से समझिए, सेक्शन 10 में बेटा सीधा बोला गया है रिलेवेंसी किसकी हो, डैमेज की। ये होता क्या है, देखिए जिससे मान लीजिए आप बाय द कार जा रहे हो कहीं, ठीक है, मस्त कार है ना, बाय द कार आप जा रहे हो और यहाँ से सामने एक पर्सन जा रहा था मस्त फर्स्ट क्लास गाना गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, और आपने क्या किया, उस गाड़ी से ठोक दिया, डैमेज कर दिया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ भी टूट गया, ठीक है। तो यहाँ देखते हो जब यहाँ आप रिलेवेंट करते हो, मतलब कोई डैमेज करते हो, तो यहाँ रिलेवेंस फैक्ट बनाना हो सकता है कि आपकी इच्छा थी उसे मारने की, हो सकता है कि आपका ब्रेक फेल था, ये हो सकता है कि आपकी उससे दुश्मनी रही होगी, या आप उसे पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते थे। तो यहाँ पर रिलेवेंसी ऑफ डैमेज होगी, ठीक है। सेक्शन 11 बात करता है कि कौन कौन से राइट्स होंगे, कस्टम होंगे इन द क्वेश्चंस, मतलब फैक्ट रिलेवेंट में कौन कौन के आपको राइट मिलेंगे, मतलब इसमें रिलेवेंसी से संबंधित राइट्स की बात की गई है, कौन कौन से राइट्स होंगे और कौन कौन से आपके कस्टम्स होंगे किसी भी क्वेश्चन को लेकर, राइट टू क्वेश्चन, ठीक है। 12 की बात करते हैं, तो 12 में बोला गया है कि फॉर शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड्स एंड और द बॉडी एंड द बॉडीली फीलिंग्स। कहने का मतलब है कि आपकी इसमें फैक्ट चेक की जाएगी, किस प्रकार की फैक्ट, आपके एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड की। जैसे मान लीजिए हमने बोला ना कि इसने क्या किया, इस व्यक्ति को ठोक दिया, तो ठोकने में सबसे पहले उसकी क्या चेक होगी, माइंड चेक होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला साला पागल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई इसने जो किया वो गलत था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेंटल डिसऑर्डर है लेकिन फिर उसे काम करने के लिए बोला गया कि भाई तुम ड्राइव करो, पागल हो तो क्या हुआ, फिर भी ये क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड होगी। और उसके बाद दूसरा बात यही है, उसकी बॉडी की जांच की जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई वो ब्रेक मार रहा था और उसका पैर क्या था, लकवा लग गया, उसी टाइम क्या होगी, लकवा लग गई, पैरालाइज हो गया और वो काम नहीं किया। उसके बाद बॉडी फीलिंग देखा जाएगा, बॉडी फीलिंग्स में जैसे मान लीजिए बहुत से लोग गलती करते हैं ना, तो गलती करने के बाद क्या होते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अजीब सा डर होता है। डर होने का मतलब है कि जैसे आपकी माइंड जो है, यदि आप कोई चीज अच्छे सोच कर रहे हो तो वो क्या होगा, उसमें आपकी किसी प्रकार की सैडनेस या आपकी हार्मनेस नहीं होगी। लेकिन जब आप किसी कार्य को कर रहे हो और विदाउट एनी डिफिकल्टीज कर रहे हो, तो काहे का डर, वही करते हैं, ठीक है। अगला है 30 नंबर, फैक्ट बेयरिंग करेगा किसी भी क्वेश्चन को लेकर के जो एक्सीडेंशियल और इंटेंशनल हो, ठीक है। मतलब एक्सीडेंशियल्स के बारे में बात कर दिया गया कि एक्सीडेंटल जो भी होगा इसके बारे में फैक्ट बनेगी और क्वेश्चन पूछा जाएगा, किससे संबंधित होगा, एक्सीडेंटल से। एक्सीडेंटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई आपने एक्सीडेंट क्यों किया, मोटिव क्या था, या आप उसे मारना चाहते थे, ये सारे क्वेश्चन बनेंगे सेक्शन 30 में। 14 की बात करें तो 14 में आपको बात किया गया है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस को लेकर कि भाई आपका एग्जिस्टेंस क्या करता है, आप किसी कोर्स को खोल रहे हो, सेम टू सेम नौकरी कर रहे हो, या सेम टू सेम आप जॉब करने का प्रयास कर रहे हो, या यूं कहें कि जब आप कॉपी करते हो किसी भी कंपनी को तो उसको एविडेंस लगाता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का। इससे मान लीजिए आप लोग देखोगे ना, आदिदास एक कंपनी थी, ठीक है, आदिदास, तो इसी का क्या बन गया, आदिवास और आदिदास, ये दो अलग कंपनियां बन गई। शुरुआत तो प्रारंभ से ही है, ए तो सब लोग क्या समझेंगे, भाई आदिदास की कंपनी है, कौन लास्ट तक देखता है यार, आज के समय में कोई नहीं पढ़ता लास्ट तक, बस क्या करते हैं, एक बार पढ़ा, हाँ आदिदास का है, या उसके बाद आदिदास की जो लोगो होगी ये वाली, ये कौन देखता है, कोई नहीं देखता।
ये लोगो कोई देखता है? कोई नहीं देखता। बस देखेंगे एडिडास लिखी है, उसका लोगो अलग हो गया, कंपनी चेंज। ये चीज याद रखना, ठीक है। लोगो अलग, कंपनी चेंज। जैसे लक्स में देखोगे ढेर सारे लक्स हैं, डव में देखोगे ढेर सारे डव हैं, आप घड़ी में देखोगे ढेर सारे घड़ी हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी कंपनी, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रेपुटेशन होती है, रिलेवेंस होती है, फैक्ट्स होती हैं, जो उन्हें अलग तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेवेंसी होती है दोनों के बीच में, ठीक है। नाम सेम है लेकिन वर्क, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सबसे अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर में हम लोग दो चीजों के बारे में अच्छे से पढ़े हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े? दो चीजों के बारे में पढ़ा। आउटलाइन एक बार देख लें, फिर उसके बाद आज का सेशन समाप्त करते हैं। क्या देखा हमने? सबसे पहले हमने देखा कि जो आपके भारतीय साक्षरता अधिनियम 2023 है, ठीक है, इसमें आपके विभिन्न डिफरेंसेस नेम को हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस नेम है जो आपके इंक्लूड हैं सेक्शन 1 में, और उसके साथ में आपने देखा सेक्शन 2 में पार्ट 2 में रिलेवेंसी, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आपकी रिलेवेंसी कहलाती है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी मेरे क्लास पर अगर नए हैं तो अपने भाई का साथ दीजिए। मैं आपको वादा करता हूं कि अच्छा से अच्छा करने का मौका दूंगा। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो राजस्थान एपीओ का है, जो आपको हाल ही में नोटिफिकेशन के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसमें आपका पूरी तैयारी में कराऊंगा, आपकी एविडेंस एक्ट से लेकर के आईपीसी, सीआरपीसी, जो भी राजस्थान की एग्जिस्टेशन है, आर्म्स एक्ट है, सभी को इसमें हम लोग देखेंगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे थे लॉ नेम्स। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव। पहली बार मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, वो भी विद द फेस, ठीक है। इससे पहले मैंने जो भी क्लास लिया हमेशा विदाउट फ्रंट, इन फ्रंट लिया, विदाउट, हमेशा क्या होता था? बैक साइड होता था, बिहाइंड द कैमरा। लेकिन फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ले रहा हूँ। और आप इसे ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसे 1 के तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। 1 के सब्सक्राइबर। देखिए बेटा, एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे, बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग जाएंगे। तो हिम्मत मत हारना, आगे बढ़ते रहना, ठीक है। एक पुलिस में एक अच्छी सी कविता कही जाती है, ठीक है। वो कविता है, तू आफत से बढ़े जा, तू हिम्मत से बढ़े जा, आफत से लड़े जा, लड़ना तेरा, झुकना तेरा काम नहीं, लड़ना तेरी शान, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान। तो नौजवान, आप सभी लोग कभी मत रुकना, एपीयू एग्जाम लेकर के सीरियस होकर चलिए, क्योंकि समय तो बहुत कम है, लेकिन हम सभी चीज को रिकवर करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।